हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गतिक विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ। और उसी मोशनल ईएमएफ में अपन ने क्या किया था कि एक आयताकार जो लूप था उसमें उत्पन्न धारा देखी थी अपन ने, प्रेरित धारा, और प्रेरित ईएमएफ देखा था। और फिर उसके बाद ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कैसे हो रहा है इस आयताकार लूप में, वो अपन ने देखा था। आज अपना अगला टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कोई चालक छड़ है, उसके कारण प्रेरित ईएमएफ या उसमें प्रेरित ईएमएफ। तो ये इस तरह से एक लूप है। ये चुंबकीय क्षेत्र है बी बाहर की ओर, बी जो चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु वो बाहर की ओर है, और इस तरह से बिंदु बिंदु बने हुए हैं, इसका मतलब ये बाहर की ओर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ये एक छड़ है जिसकी लंबाई L है, क्लियर। ये छड़ ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, क्लियर। ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, क्लियर, ठीक है। या आप इसको थोड़ा सा उल्टा बना दें तो भी चलेगा। मान के चलिए ओमेगा कोणीय वेग से इधर घूम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी घुमा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस, देखो क्रॉस बनाओ तो इसको ऐसे घुमाओ, बिंदु बनाओ तो इसको ऐसे घुमाओ, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब क्या कर रहे हैं, अपने को इसको ज्ञात करना है। तो अपन क्या कहेंगे, चित्र में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि चित्रानुसार, यही लिख देता हूं मैं, चित्रानुसार L लंबाई की छड़ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है, ओमेगा, तो इसका कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में घूम रही है। दिख रहा है आपको, घूम रही है भाई, ये रॉड है, ये घूमेगी ऐसे, ठीक है। तो ये रॉड घूम रही है। तो अब इस रॉड जो घूम रही है, घूमने के कारण इस रॉड में कितना ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो अपने को पता करना है। ध्यान से देखिए, तो अपने जो चित्र में बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें, केंद्र O के परितः, केंद्र O के परितः घूम रही है। ये जो केंद्र O है इसके परितः घूम रही है, दिख रहा है आपको, घूम रही है। अब इसमें क्या करना है, अब इस छड़ में अपने को क्या करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। तो ये छड़ अपने घूम रही है, अब क्या लिखेंगे, माना केंद्र O से L दूरी पर अल्पांश dl में, अल्पांश dl है जो चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से घूर्णन कर रहा है, तो उत्पन्न गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल पूरे का नहीं निकाला है, क्या सुनिए ध्यान से, पूरे का नहीं निकाला है। देखो इस L लंबाई पर दूरी पर एक dl अल्पांश लिया, इस dl अल्पांश, सुनिएगा ध्यान से, इस dl अल्पांश, ये जो dl अल्पांश है, इस dl अल्पांश में ईएमएफ ज्ञात करना है। इस dl अल्पांश में के कारण इस dl अल्पांश में जो है ज्ञात करना है। तो अगर ये इधर घूम रहा है तो मैंने इसको नीचे की ओर इसका वेग माना, सबका रेखिक वेग होगा, सुनिएगा, इसका रेखिक वेग 0 होगा क्योंकि ये यहीं पे स्थित, और इस कोने का रेखिक वेग कितना होगा आप बताइए। आपको पता है वेग जो होता है, रेखीय वेग क्या होता है, इधर बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, रेखीय वेग
बराबर ओमेगा इंटू दूरी, ये होता है ओमेगा इंटू दूरी। रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग, ओमेगा क्या है कोणीय वेग, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोणीय वेग इंटू दूरी। तो रेखीय वेग v बराबर ओमेगा इंटू एल, कुल दूरी l है, जितनी भी है ऐसे निकाल सकते हो। तो इसका वेग कितना हो गया v बराबर ओमेगा इंटू एल, ऐसे। तो l दूरी पर इसका वेग कितना हो जाएगा, ये v डैश मान लो। तो यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, और इसका अगर कोणीय वेग, सब कोणीय वेग तो सबका ओमेगा है, सुनिएगा इसके जितने भी पार्टिकल है सब कोणीय वेग ओमेगा का मतलब पंखा जब घूमता है तो उसके सारे पार्टिकल्स जितने भी है पंखे के अंदर सबका कोणीय वेग समान होता है, एक समान कोणीय वेग है, ठीक है। तो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो सबका वेग ओमेगा है, लेकिन सबका रेखीय वेग अलग अलग है। ये पूरा चक्कर इतनी दूरी तय करता है और ये यहीं पे रहता है तो ये दूरी तय नहीं करता। तो इसका वेग अधिकतम है और इसका वेग क्या है ओमेगा एल, इसका वेग न्यूनतम है और ओमेगा एल का वेग जो है ओमेगा एल जो है सर्वाधिक है। तो मुझे इस हिस्से का वेग निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा कोणीय वेग, वापस इसको करते हैं, v बराबर रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू लंबाई, दूरी, दूरी कितनी है यहाँ से l, दूरी कितनी है l, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा डी ई, अल्प विद्युत वाहक बल क्या होगा बी वी एल, तो b पूरा है, v इसका वेग है अल्पांश का, और अल्पांश की लंबाई कितनी है dl, dl अल्पांश की लंबाई है। ध्यान से देखिएगा मैंने ये तो अलग से निकाल दिया, बी वी एल होता है फॉर्मूला, चूंकि यहाँ लिख सकता हूँ E बराबर बी वी एल, तो B पूरा है, V वेग उसका और L उसकी लंबाई, और यहाँ पे अपने को इस DL के अंदर उत्पन्न EMF ज्ञात करना है, तो DE अल्प EMF हो गया। समीकरण 1, अल्पांश DL का वेग, अल्पांश DL का रेखीय वेग V बराबर कोणीय वेग इंटू केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी, ये होता है सूत्र। तो रेखीय वेग v बराबर कितना हो जाएगा, वापस देखें ओमेगा इंटू एल, केंद्र से दूरी ओमेगा एल है। समीकरण 1 व 2 से डी जो है वो कितना हो जाएगा b, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा एल इंटू हो जाएगा डी एल, ये होगी समीकरण 3, ठीक है। अब क्या करें, अल्पांश के लिए ज्ञात कर लिया, अब संपूर्ण छड़ के लिए, किसके लिए, संपूर्ण छड़ का ईएमएफ ज्ञात करना है। अल्पांश में ईएमएफ आ गया इतना, पूरे छड़ का ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे समाकलन। तो अब संपूर्ण छड़ में कुल ईएमएफ के लिए, कुल ईएमएफ के लिए ज्ञात करने के लिए समाकलन करने पर क्या लिखना है भाई, समाकलन करने पर। तो अब समाकलन करेंगे इस डी का, और ये बी ओमेगा एल डी एल, क्या कर दिया समाकलन कर दिया भाई, ठीक है। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जब केंद्र जीरो, दूरी बिल्कुल यहाँ पे दूरी जीरो होगी तो ईएमएफ भी जीरो होगा, और जब दूरी अधिकतम एल होगी तो ईएमएफ क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। पुनः ईएमएफ ई का समाकलन ई, जीरो से ई बराबर बी नियतांक है, ओमेगा नियतांक है, इधर क्या आएगा जीरो से एल और एल डी एल, क्लियर। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा ई माइनस जीरो, इसका तो समाकलन हो चुका, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, बी ओमेगा और एल की घात 1 है मान लो, जब कुछ नहीं है तो एल की घात 1 में 1 जोड़ेगा एल स्क्वायर बट्टा 2, अब आ जाएगा जीरो से एल। तो ई एम एफ ई बराबर बी ओमेगा, अब इस एल छोटे वाले एल की जगह बड़ा वाला एल आएगा, तो एल स्क्वायर बट्टा 2 माइनस जीरो स्क्वायर बट्टा 2, जीरो स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जीरो, वापस लिखिए तो ई बराबर कितना हो जाएगा बी ओमेगा
एल स्क्वायर बट्टा 2, ये अपना आ गया छड़ में प्रेरित ईएमएफ ई बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2। ध्यान से देखिए, बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखिए कि कौन सा हिस्सा धनात्मक होगा, कौन सा हिस्सा ऋणात्मक होगा, ये पता करने के लिए क्या करेंगे। देखो यहाँ पे ये नीचे जा रही है, मतलब इस हिस्से का वेग नीचे है, तो अपन करेंगे v, और b बाहर है, v क्रॉस b, मतलब ये जब हिस्सा नीचे जा रहा है तो इस हिस्से के अंदर जितने भी पॉजिटिव आवेश q है वो सब नीचे जा रहे हैं। तो v क्रॉस b पॉजिटिव आवेश पर बल, v क्रॉस b बल लगेगा इधर, तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे इधर और सारे नेगेटिव चले जाएंगे इधर। जब सारे पॉजिटिव आ जाएंगे इधर और सारे नेगेटिव चले जाएंगे इधर, तो छड़ में ईएमएफ तैयार है, छड़ में ईएमएफ तैयार है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बैटरी कुछ ऐसे बनेगी। क्लियर? प्लस और माइनस। अब इधर देखिए आगे ये फॉर्मूला क्या, बी ओमेगा एल स्क्वायर बटा 2। पुनः अपन देखें ईएमएफ कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2। अब ध्यान से देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। क्लियर? यहां से लास्ट समीकरण नंबर कितना है, अपन ने दिया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4, ये हो गया 5, और ये पूरा फाइनल कर दे 6। तो 6 से वापस अपन ने देखा ये समीकरण 6 ही मान लो, और ये हो गई 7। समीकरण 6 व 7 से तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, बी 2 पाई एफ एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियरली 2 से 2 कट रहा है, और पाई एल स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। तो चूंकि पाई एल स्क्वायर बराबर ए वृत्त का क्षेत्रफल, जितना वो क्षेत्रफल कवर कर रहा है उतना क्षेत्रफल ए, तो ईएमएफ ई कितना हो जाएगा, बी क्षेत्रफल के लिए ए और एफ, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 8। तो ईएमएफ कितना हो गया, बी ए एफ। क्लियर? बी ए एफ क्षेत्रफल, ये जो ए क्षेत्रफल है, बी चुंबक क्षेत्र, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, जहां एफ क्या है, आवृत्ति है, किसकी, छड़ की, जहां एफ आवृत्ति है। क्लियर? तो इस तरह से अपन ने घूर्णन वाली छड़ के लिए आंसर निकाल दिया। क्लियर है यहां तक? अब है इसी के आगे, इसी के साथ एक टॉपिक ले लेता हूं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती चकती में प्रेरित, चकती में या पहिए में प्रेरित ईएमएफ, इसको समझना। क्लियर? तो इसी से आएगा, कैसे आएगा देखिए ध्यान से। अगर ये अगर ये अपन ने वृत्त बनाया इस तरह से, और इसी वृत्त में देखना ध्यान से, ये वृत्त का केंद्र है, सुनिएगा। अभी अपन ने बनाया था, देखिए पीछे से मैं यहीं से बता सकता हूं आपको कि अभी एक छड़ है, इसका प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया। आपको दिख रहा है V क्रॉस B, अंगूठा इधर, तो पॉजिटिव इधर इकट्ठे हो गए, नेगेटिव उधर इकट्ठे हो गए। मान के चलो इसका डेवलप हो गया, मान के चलो 5 वोल्ट। सुनिएगा ध्यान से, इस छड़ में। अब एक दूसरी छड़ है, वो भी ऐसे ही हो, तो उसमें भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। अगर एक तीसरी छड़ हो, समझ आ रही बात, तो उसमें भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो इस तरह से,
और ये सारे सारे 5 वोल्ट वाले आप देखो, प्लस सारे एक जगह पे हैं, माइनस सारे एक जगह पे होंगे, तो ये सारे के सारे समांतर क्रम में होंगे। किस में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। और जब सब समान ईएमएफ के सेल समांतर क्रम में होते हैं तो उनका ईएमएफ भी उतना ही होता है जितना किसी एक का होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 5 समांतर में 5, समांतर में 5, समांतर में 5, तो टोटल ईएमएफ अभी भी कितना ही होगा? 5 ही होगा। ठीक है, ये डीएल कर देता। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब चलते हैं अगले में। ठीक है, तो इसमें मैं वही कर रहा हूँ कि अगर ऐसे है तो इसमें ईएमएफ ऐसे होगा, 5 वोल्ट मान लो फॉर एग्जांपल, ये भी, तो इसमें भी कितना होगा? बहुत पहिया है, पहला क्या मान ला आपने? पहिया। तो पहिए में क्या होगा? तो सारे पहिए में जितने भी जो ये स्पॉक्स है, इन सब में जो ईएमएफ आएगा वो 5 5 5 5 आएगा। इनका माइनस पॉइंट सब एक बिंदु पे होगा और प्लस पॉइंट सारा एक बिंदु पे होगा। ये सारे समांतर क्रम में होंगे, तो इनमें ईएमएफ कितना आएगा? तो अभी अब कहेंगे कि एक स्पॉक्स में या एक छड़ में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? ई बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2 है। तो एन स्पॉक्स में भी ईएमएफ जो होगा वो ई ही होगा, वो होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2। और ये बहुत सारे हो जाएं, पास पास बहुत सारे हो जाएं, मतलब अगर ये एक चकती बन जाए, बहुत सारी, एक चकती में क्या होगी? बहुत सारी छड़ें होगी, तो भी ईएमएफ कितना आएगा? अगर ये एन के बाद ये अगर ये चकती बन जाए तो भी ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टा 2, या इन सबको एक और सूत्र है बाफ, ये सब एक ही आएगा, चाहे एक हो, चाहे एन हो, चाहे अनंत स्पॉक्स हो। कितने? अनंत स्पॉक्स। इसका मतलब क्या बन गया? चकती। पास पास बहुत सारे स्पॉक्स बन जाए ऐसे तो क्या हो गया? चकती हो गई, तो भी ईएमएफ इतना ही आएगा। तो सेम कहानी है। क्लियर? बिल्कुल सेम कहानी है। ठीक है, छड़ की लंबाई, चुंबक क्षेत्र वही वही है, बाहर की ओर है। ठीक है, चुंबक क्षेत्र, छड़ की लंबाई कितनी है? छड़ की लंबाई एल है। घूम रहा है तो घुमा ऐसे दो जैसे पहले घुमाया था, कैसे भी घुमा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी तो कॉन्सेप्ट सेम है। तो इस तरह से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की चकती में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। अब अगला टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ध्यान से देखिएगा, अगला जो टॉपिक है, देखो अगला टॉपिक क्या है? समरूप चुंबक क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण, पुनः समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित ईएमएफ। तो देखो ये सीधा सीधा सा फंडा है, बड़ा ही आसान डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एन एस, ये ले लिया एक लूप। ठीक है, अब देखिए एन और एस, तो आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र तो किधर होगा भाई? सीधा सीधा इधर होगा। और ए जो होगा एरिया सदिश, वो कहाँ होगा? मान के चलो बाहर की ओर होगा। क्लियर? ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये धारा पैदा करने वाला है, तो ये जनित्र का कॉन्सेप्ट है। किसका? जनित्र का, जनरेटर का। जनित्र, या इसको बोल दें जनरेटर। सुनिएगा ध्यान से, जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र बी इधर है
तो इसका एरिया सदिश इधर हो गया बाहर की ओर। क्लियर। और जैसे जैसे बी तो यही रहेगा, जैसे जैसे देखो ये देखो ध्यान से, ये ऐसे है, एरिया सदिश बाहर की ओर तल के लंबवत होता है। अब जैसे जैसे ये चकती घूमेगी, बी इधर ही है, ध्यान से देखना, बी इधर ही है, तो देखो ऐसे है, तो बी के साथ अभी ये कोण कितना बना रहा है 90 डिग्री, बी उस तरफ है 90 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे मान के चलो किसी भी दिशा में घूम रहा है, तो अब बी के साथ कितना हुआ 0 डिग्री, 90 से 0 हुआ, फिर वापस कितना हुआ 90 डिग्री, फिर कितना हुआ 180 डिग्री, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो जैसे जैसे घूमेगा थीटा चेंज हो रहा है, इस केस में क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, एरिया सदिश जो है अपन इसको ऐसे बाहर की ओर मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोण हो सकता है, अभी अपन किसी विशेष कंडीशन में अगर ये थोड़ा सा तिरछा हो, अगर ये थोड़ा सा तिरछा होता, एक ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है ऐसे। क्लियर। तो आप इसका एरिया अगर थोड़ा सा तिरछा हो तो आप एरिया ए मान लो और दोनों में कोण मान लो थीटा। ए और बी में एरिया सदिश और बी में कोण कितना है थीटा। क्लियर। किसी भी कोण पे हो सकता है, मैंने रैंडमली कोई कोण मान लिया थीटा। एरिया सदिश और बी में रैंडमली मैंने आपको बताया, देखो कब ये भी 90 डिग्री है, इस कंडीशन में पड़ रहा है, जब बी उधर है और ये इधर है और दोनों के बीच में कोण कितना है थीटा। ये देखो ये थीटा, ये देखो ऐसे है, अभी ये लंबवत है, बी इधर है, बी इस तरफ है, बी इधर है, बी और एरिया सदिश इधर है, ये तल है। जैसे ही घूमेगा तो अब बी और एरिया सदिश के बीच में कोण कितना हो गया थीटा, उस केस को पढ़ रहे। क्लियर। माना एन फेरों वाली आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश ए किसी समय चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बना रहा है। अतः इस स्थिति में अब देखो जनरेटर में क्या हो रहा है, बाहर जैसे मान के चलो यहाँ पे विंड मिल का पंखा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है पंखा, और ये क्या कर रहा है, ये कुंडली है, आयताकार कुंडली, जिसे क्या कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं आर्मेचर। ठीक है। तो ये इसका बाहर का एंड है, इधर की कहानी अपने को मतलब नहीं है। तो ये जैसे जैसे पंखा इसे जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे पंखा घूमेगा, जैसे जैसे पंखा इस तरह से घूम रहा है, तो जैसे जैसे पंखा घूमेगा, हवा आती है ना, पवन चक्कियाँ चलती है, जैसे इसको पवन चक्की कह सकते हो आप, विंड मिल। तो जैसे जैसे हवा आती है, मान के चलो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे हवा आएगी पंखा घूमेगा तो ये तल भी घूमेगा, ये ध्यान रखना, और तल घूमेगा तो बी और एरिया सदिश के बीच में कोण परिवर्तित होगा। ठीक है। तो इस स्थिति में कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स इस स्थिति में कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, फाई बराबर बी डॉट ए, पहला फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। क्लियर। चूंकि कुंडली नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, अतः कोण बराबर, सुनिएगा ध्यान से, अतः कोण बराबर, क्लियर, कोण बराबर क्या हो जाएगा, इससे पहले इधर आ जाओ, आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बट्टा टी होता है, आपको पता हो तो ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बट्टा टी होता है, कोण में परिवर्तन की दर ओमेगा होता है। ठीक है। कोण में परिवर्तन की दर ओमेगा होता है, ओमेगा बराबर थीटा बट्टा टी, आपने पढ़ा होगा, या आपने ये पढ़ा होगा डेल्टा थीटा बट्टा डेल्टा टी 11th क्लास में। क्लियर। तो अपन थीटा क्या हो जाएगा, कोण बराबर
कोणीय वेग इंटू समय, थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टी। कोणीय वेग ओमेगा है, समय कितना है टी है, कोण बराबर कोणीय वेग इंटू समय, ये हो गया। समीकरण 2 व 3 से मतलब मान रखना, सीधी सीधी सी कहानी है। तो फाई कितना हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, यहाँ तक आप देखिए। तो ये हो गया कुंडली आर्मेचर। तो मैं इसको थोड़ा सा चयनित करता हूँ और इसको लिखता हूँ इधर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए फाई बराबर आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। फाई कितना आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर यहां तक। अब आप देखिए प्रेरित ईएमएफ की परिभाषा से, प्रेरित ईएमएफ की, या मैं नए पेज से लिखता हूं, अब सीधा आगे करता हूं क्योंकि अब लिखा हूं प्रेरित ईएमएफ की सूत्र से या परिभाषा से E बराबर माइनस का n, क्योंकि फेरे n है, n डी फाई बट्टा डी टी। समीकरण कितना था लास्ट 4, फेरे n है ना। प्रेरित ईएमएफ के सूत्र से E बराबर माइनस n डी फाई बट्टा डी टी। क्लियर। अपन ने क्या किया, एक फेरे से अपन ने क्या लिखा, कुंडली, एक कुंडली नियत वेग से, ठीक है। इस स्थिति में कुंडली, एक कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स, तो आप एक कुंडली में से देखो ध्यान से, एक कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स आपने निकाल दिया। तो एक कुंडली का निकाला तो आपको n कहाँ, वहाँ गुणा करना पड़ेगा। यदि आप यहीं पे n गुणा कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यदि आप यहीं पे n गुणा कर देते हैं तो वहाँ पे आपको फिर एक का लेना पड़ेगा। n आपको कहीं भी एक बार लेना है, ठीक है। तो आपने n डी फाई बट्टा डी टी ले लिया, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 से फाई का मान रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्लियर कह रहा हूं, समझ में आ रही बात। n यहां पे रख दिया अपन ने क्योंकि फेरे n है। प्रेरित ईएमएफ के सूत्र से ये लिख दिया, जहां n कुंडली में फेरे है, n कुंडली के फेरे है, फेरे हैं। प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। n डी बट्टा डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। नियत क्या क्या है देखो, नियत क्या क्या है, नियत जो है फेरों की संख्या n है, चुंबक क्षेत्र b भी नियत है क्योंकि दो चुंबके फिक्स है, एरिया जो कुंडली का वो भी नियत है, कोणीय वेग ओमेगा भी नियत है। बदल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ t बदल रहा है। कौन बदल रहा है, t बदल रहा है। ध्यान से देखना भाई, समय बदल रहा है, समय तो बढ़ेगा ही, समय तो बदलेगा ही भाई, समय तो बदलेगा। ये देखो इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ सब नियत है t के अलावा। t परिवर्ती है, क्यों, क्योंकि समय तो परिवर्ती होगा, समय नियत होगा तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे, E बराबर माइनस का n, बी ए नियत है तो बाहर आ गया, ठीक है, d बट्टा डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। यहाँ लिख सकते हो समीकरण एन बी ए, और ये हो जाएगा समीकरण 7, और लिख सकते हो चूंकि b व a क्या है यहाँ पे नियत है, ये ध्यान रखना, b और a नियत है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। एरिया तो कुंडली का जो है वही रहेगा, कुंडली का एरिया थोड़ी है कि कुंडली दब रही है कि खुल रही है, ऐसे दब रही है, एरिया कुंडली का वही रहेगा, चुंबक क्षेत्र वही रहेगा, सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है। तो बस इसका समाकलन करना है। अब क्या करना है, समाकलन। तो साइन थीटा का समाकलन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। क्लियर। तो आप देखो माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अवकलन अलग से होगा, तो ओमेगा टी का अवकलन अलग से होगा तो ओमेगा गुणा में आ गया, तो गुणा होगा और टी का अवकलन होगा 1। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहा मैंने, डी बटा डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी किया तो कॉस का समाकलन होता है माइनस साइन, तो कॉस ओमेगा टी का समाकलन हुआ माइनस साइन ओमेगा टी, एक बार हो गया। अब जब थीटा की जगह कोई बड़ा फलन होता है तो उसका भी अवकलन होता है, ओमेगा टी का अवकलन होगा अलग से। तो ओमेगा टी में ओमेगा नियत है तो ओमेगा तो पड़ा रहेगा, और टी का अवकलन कितना होता है 1, तो ओमेगा इंटू 1,
ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, ध्यान रखना, ये इसके गुणा में है। तो अब क्या हुआ, n बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब अपन क्या लिखेंगे इसको, n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर, फॉर्मूला नंबर 9, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसको आप याद कर सकते हो कैसे, आप ऐसे याद करो, बना ओमेगा बना ओमेगा साइन ओमेगा टी, बस ऐसे याद रखो, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी, 2-4 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। तो इस तरह से बना ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आ गया ईएमएफ का। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आया, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी। बना मतलब बी एन ए, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी, बना ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ईएमएफ आ गया आपके पास बना ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर बात? देखिए ध्यान से, पुनः कलर चेंज कर लेते हैं, आप पुनः लिखता हूं, पुनः ई बराबर, देखो ये साइन है, सुनना, साइन वाले का मान अधिकतम 1 हो सकता है, साइन वाले का मान अधिकतम 1 हो सकता है, और ये जो पूरा है साइन, जब साइन का मान 1 होगा तो ये मान जो है अधिकतम होगा, क्योंकि साइन का मान अधिकतम 1 हो सकता है। तो जब ये अधिकतम हो जाएगा तो ये पूरा अधिकतम हो जाएगा, तो मैं इस पूरे को अधिकतम मान के लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर? या इसको मैं पुनः लिखूं, ऐसे नहीं, अपने तरीके से लिखता हूं, जब लिख दूं, जब साइन ओमेगा टी बराबर 1, मतलब क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम, तब ई बराबर ई नॉट बराबर बना ओमेगा। क्लियर भाई? 11, अतः ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये हो गया 12, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट कितना है, बना ओमेगा। कब, जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा तब इस पूरे का मान अधिकतम हो जाएगा, उसको मैंने बोल दिया ई नॉट। ई नॉट क्या है, इसका अधिकतम मान है। ई व टी के मध्य आरेख, अब इनके बीच में आरेख की बात करें, इसे सिस्टम बतानी है नहीं, चलो आरेख अपन बना ही लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आरेख बनाना है। तो साइन आपको पता है साइन 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, और जब ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर ईएमएफ और टी में ग्राफ बनाएंगे अपन, सुनिएगा। तो देखिए साइन 0 पे 0 होता है तो ई भी 0 हो जाएगा साइन के अकॉर्डिंग, और ये साइन का क्या है, आयाम, ये क्या हो जाएगा, ये है आयाम। ये ध्यान रखना, आयाम आपको पता है वो अधिकतम ऊंचाई होती है, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर ऐसे बढ़ता रहेगा और ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर, ये साइन का फलन है। क्लियर, इस तरह से आएगा साइन का फलन। अब इसमें आप अगर चाहो तो डंडी यहाँ ना लेके ठीक है, इतना ही मानो, 0 टी 0 से शुरू कर रहे हैं ना अपन, तो इसलिए अपन इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको 0 है, टी ये है, ये। तो देखो क्या है, ये जो मान है अधिकतम मान, इसको बोलते हैं ई नॉट, और ये जो नीचे का अधिकतम मान है इसको बोलते हैं माइनस का ई नॉट। क्लियर, फलन समझने की कोशिश करें तो ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चक्र हुआ, तो यहाँ टी समय हो गया, तो यहाँ जो समय हो गया t/2 हो गया, और यहाँ जो समय हो गया t/4 हो गया,
और यहाँ जो समय हो गया कितना हो गया 3t/4 हो गया। क्लियर। तो आपको एक एक चीज़ पता चल गई, 0 पे क्या है, t/4 पे क्या है, t/2 पे क्या है, 3t/4 पे क्या है और t पे क्या है। ये जो टॉपिक है सुनिएगा, ये इस चैप्टर का लगभग अंतिम टॉपिक जो होता है वो है। तो ये जब अंतिम टॉपिक है तो अगले चैप्टर में, अगला चैप्टर यहीं से शुरू करेंगे। ये जो धारा है आपको दिख रहा है ऐसे बह रही है क्योंकि साइन पे डिपेंड कर रहा है ईएमएफ। जब ईएमएफ साइन पे डिपेंड कर रहा है तो धारा भी क्या करेगी, साइन पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अतः लिख दूं, अतः परिपथ में प्रेरित धारा या लूप में प्रेरित धारा क्या होगी, I बराबर E/R। समीकरण 12 से जहां R कुंडली का प्रतिरोध है, जहां R कुंडली का क्या है, प्रतिरोध है। समीकरण 12 व 13 से I बराबर, अब मान रखो भाई, मान क्या रखेंगे, E0 साइन ओमेगा टी बट्टा R, ये हो जाएगी समीकरण 14। क्लियर। और आपको पता है कि जब ये अधिकतम कब होगा तो इसको अपन क्या बोल देंगे, I0। क्या बोल देंगे, I0। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अब देखिए इसको, जहां E0 बट्टा R बराबर कितना हो जाएगा, अधिकतम I0, इसलिए I बराबर कितना हो गया, I0 साइन ओमेगा टी 15। तो जैसे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी आया प्यारे बच्चों, वैसे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी आपको प्राप्त होता है। तो ये इस ग्राफ है, सेम साइन के लिए भी आपको ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, बस आपको यहाँ पे I0 ऐसे लिखना है बस। क्लियर। तो आप देख सकते हो t बराबर 0 पर EMF 0 है, t/4 पर EMF अधिकतम है, t/2 पर पुनः 0 है और 3t/4 पर विपरीत दिशा में अधिकतम है और फिर 0 है। एक चक्र पूरा हुआ यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। एक चक्र में आपने देखा कि अधिकतम और न्यूनतम चल रहा है। आगे जब ये चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, ये धारा जो है ये प्रत्यावर्ती EMF है और प्रत्यावर्ती EMF के कारण प्रत्यावर्ती धारा बहती है। क्लियर। तो वो पूरा उसका प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती EMF का पूरा एक चैप्टर है। ये ग्राफ है सेम, इसके लिए भी ये यही ग्राफ बनेगा, सेम डिट्टो ग्राफ बनेगा I के लिए भी। क्लियर। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे, स्व प्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, और इसके आगे चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप बार बार रिपीट करके बच्चों देखिए और बेहतरीन, मेरे हिसाब से आपको बेहतरीन समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अगली क्लास में निश्चित रूप से क्लियर कर सकते हो। जय हिंद।